हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार एमसीक्यू क्लास के साथ, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फिटर जो वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CITS एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों जो लोग इस यूट्यूब चैनल से नए हैं, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। और कोई भी जानकारी CITS से रिलेटेड होती है तो उनको जो है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जो लोग नए हैं भैया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक वॉच करें, तब ताकि उनको सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरेलुमिन की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से एनीलिंग तापमान होना चाहिए। तो ड्यूरालुमिन जो होता है वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। तो इसकी एनीलिंग करने के लिए जो तापमान होता है कितना होता है, एनीलिंग करने के लिए तापमान 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 480 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों जो ड्यूरालुमिन होता है उसका जो एनीलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एल्यूमिनियम की एनीलिंग करने के लिए उचित तापमान। तो वहाँ पर था ड्यूरालुमिन और यहाँ पर एल्यूमिनियम पूछ रहा है। ड्यूरालुमिन दोस्तों एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। अयस्क हमने आपको पहले बताया था, जिससे कोई धातु निष्कासित की जाती है वही उसका क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं एल्यूमिनियम के एनीलिंग टेम्परेचर की। तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कि 460 डिग्री सेंटीग्रेड से 520 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बात करें एल्यूमिनियम के टेम्परेचर की दोस्तों, तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर जो होता है एनीलिंग 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सी धातु है जो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है। तो कौन सी धातु है जो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है। तो दोस्तों मिश्रित इस्पात, हाई कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा। तो दोस्तों वह ढलवा लोहा होता है जो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होता है। आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसमें कास्ट आयरन व मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों की फेस हार्डनिंग की जाती है। तो ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि है जिसमें कार्बन स्टील के बने पुर्जों की फेस हार्डनिंग की जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग, गैस साइनाइडिंग। तो दोस्तों जो ऊष्मा उपचार की वह विधि जो है जिससे फेस हार्डनिंग की जाती है उसे बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। क्या, फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग द्वारा दोस्तों जो है कास्ट आयरन या मीडियम कार्बन स्टील के पुर्जों की फेस हार्डनिंग की जाती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्राइडिंग विधि द्वारा निम्न में से किस धातु की चमड़ी को सख्त किया जाता है। तो मतलब नाइट्राइडिंग विधि द्वारा किस धातु की चमड़ी को सख्त किया जाता है। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों नाइट्राइडिंग द्वारा जो है एलॉय स्टील की जो चमड़ी होती है या फिर कह लीजिए उसका जो कवर होता है उसको जो है हार्ड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि नाइट्राइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए किस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो जो नाइट्राइडिंग प्रक्रिया होती है इसको करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, मफल फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो दोस्तों नाइट्राइडिंग विधि से केस हार्डनिंग करने के लिए हम लोग जो है मफल फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। किस फर्नेस का इस्तेमाल करेंगे, मफल फर्नेस का। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग को लग रहा होगा मैं करा रहा हूँ, आप अगर CITS की तैयारी कर रहे हैं ठीक ही है, उसके बाद आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केस हार्डनिंग की किस विधि द्वारा अधिकतम 12 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर गहराई तक हार्डनिंग की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि 12 mm से 15 mm तक जो है हार्डनिंग जो है किस विधि द्वारा की जा सकती है, केस हार्डनिंग की किस विधि द्वारा। तो
केस हार्डनिंग की किस विधि द्वारा 12 से 15 mm तक की हार्डनिंग की जा सकती है? फ्लेम हार्डनिंग विधि, इंडक्शन हार्डनिंग विधि, पैक कार्बोराइजिंग विधि, साइनाइडिंग विधि। तो दोस्तों बात करें 12 से 15 mm की गहराई तक हार्डनिंग जो है फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा की जा सकती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा क्या? फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा जो है 12 से 15 mm गहराई तक की हार्डनिंग की जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि बहु उत्पादन में एक ही साइज व आकार के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग में से किस विधि द्वारा की जाती है? तो दोस्तों बहु उत्पादन मतलब समझ रहे, मास प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। तो एक ही साइज व आकार के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग किस विधि द्वारा की जाती है? फ्लेम हार्डनिंग द्वारा, पैक कार्बोराइजिंग द्वारा, इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा, साइनाइडिंग द्वारा। तो दोस्तों बहु उत्पादन में एक ही साइज व आकार के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग जो है इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊष्मा उपचार को किस विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते समय पपड़ी रहित सरफेस प्राप्त होती है? तो बताइए ऊष्मा उपचार की किस विधि केस हार्डनिंग करते समय जिसमें पपड़ी रहित सरफेस प्राप्त होती है जब हम उसकी हार्डनिंग करते हैं? तो फ्लेम हार्डनिंग में, नाइट्राइडिंग में, इंडक्शन हार्डनिंग में, पैक कार्बोराइजिंग में। तो दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है इसमें जब हम जो है ऊष्मा उपचार करते समय जब इसका उपयोग करते हैं केस हार्डनिंग के लिए तो उस समय हमें जो है पपड़ी रहित सरफेस प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडक्शन विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते समय निम्न में से कौन सा दोष आता है? तो इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा केस हार्डनिंग करते समय कौन सा दोष आता है? हार्डनेस की गहराई और तापमान नियंत्रित रहता है, ये नहीं आता भैया। डिस्टार्शन दोष नहीं आता, ये भी बिल्कुल सही है। सतह पर पपड़ी नहीं बनती, ये भी सही है। वर्कपीस क्रैक हो जाता है। तो दोस्तों यही जो है आपका दोष आता है क्या? वर्कपीस क्रैक हो जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते समय जो है वर्कपीस पर क्रैंक हो जाता है या फिर क्रैक हो जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, अमोनिया व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व एसिटिलीन, हाइड्रोजन व एसिटिलीन। तो दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग करने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं वो होती है ऑक्सीजन व एसिटिलीन। कौन सी? ऑक्सीजन व एसिटिलीन। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनाइट का प्रयोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है? साइनाइडिंग विधि, इंडक्शन हार्डनिंग विधि में, गैस कार्बोराइजिंग में या पैक कार्बोराइजिंग में? तो दोस्तों सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड व सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है साइनाइडिंग विधि द्वारा हार्डनिंग करने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से नॉर्मलाइजिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो नॉर्मलाइजिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों? धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना, ये है दोस्तों, बिल्कुल ये सही है। बेंडिंग में प्रभावित धातु को तनाव मुक्त करना, बिल्कुल सही। यांत्रिक गुणों में सुधार या बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही। स्टील को मशीनन करने योग्य बनाने के लिए, तो ये दोस्तों यही गलत है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो यही उद्देश्य नहीं होता कि स्टील को मशीनन करने योग्य बनाने के लिए। बाकी ये तीनों उद्देश्य होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका उद्देश्य नहीं होता, तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्मलाइजिंग करने के लिए स्टील को किस तापमान तक गर्म किया जाता है? तो नॉर्मलाइजिंग करने के लिए स्टील को किस तापमान तक गर्म किया जाता है? अपर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर, अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर, या फिर ए बी में से कोई एक, उपरोक्त ए बी में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें नॉर्मलाइजिंग के लिए हम ए का भी इस्तेमाल करते हैं और बी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि ए और बी में से कोई एक। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी में से कोई एक जो है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किस तापमान तक फर्नेस का तापमान मापा जा सकता है? तो बताइए किस तापमान तक तापमान मापा जा सकता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक,
1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक। तो दोस्तों थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर द्वारा जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जो है फर्नेस का तापमान मापा जा सकता है। आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इस्पात में वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु उसकी संरचना में परिवर्तन के लिए तप्त एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया का नाम है। तो बताइए क्या होगा, कठोरण, एनिलिंग, सामान्यीकरण, टेम्परिंग। इस्पात में वांछित गुणों की प्राप्ति है तो उसकी संरचना परिवर्तन के लिए तप्त एवं शीतलन प्रक्रिया का नाम है। तो बताना है आप लोग को इसका। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका होमवर्क, और आपका इसको आंसर जो है इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जिसका आंसर सही होगा दोस्तों उसे मैं लाइक और थंब दूंगा और लाइक करूंगा और हार्ट दूंगा, और जिसका गलत होगा मैं उसे राइट आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। दोस्तों आप लोग अपनी CITS तैयारी में जुट जाइए, और जो लोग नए भैया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।